यूनिट 2 चैप्टर के नेक्स्ट में अब हम देखेंगे कि वाटर रिसोर्स। तो पढ़ते हैं इसको। वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। अब देखिए वाटर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। जो अर्थ की सरफेस है उसका 3/4 यानी 3/4 भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है। इट इज़ देयरफॉर appropriately called the water planet। इसीलिए हमारी अर्थ को वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। It was in the primitive ocean that life begins almost 3.5 billion years back। पानी में ही जो है ओशियंस जो थे बहुत पुराने, तो पानी में ही जो लाइफ स्टार्ट हुई थी। Even today the ocean cover 2/3 of the earth's surface and support a rich variety of plant and animal life। The ocean water is however saline and not fit for human consumption। अब देखिए जितना भी पानी इस अर्थ पे है उसका 2/3 जो है वो ओशन में है, लेकिन ओशन का जितना भी पानी है वो भी ह्यूमन कंजप्शन के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सेलाइन है, बहुत ज़्यादा खारा है। फ्रेश वाटर जो होता है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए अच्छा माना जाता है, जिसके बारे में कहा गया है कि अकाउंट्स ओनली अबाउट 2.7%। तो खाली 2.7% ही है जो फ्रेश वाटर है। तो नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स। और देखिए ये जो 2.7% थोड़ा फ्रेश वाटर है, इसका भी 70% आइस शीट्स और ग्लेशियर्स के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स में स्टोर्ड है। उसको इंसान यूज़ नहीं कर सकता। तो ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। अब वो क्योंकि इतना दूर है तो इंसान उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, उस पानी का यूज़ नहीं हो सकता है। तो हमारे पास बचा कितना? ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। हमारे पास इस पूरे पानी का केवल 1% ही यूज़ के लिए है। तो इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स, एज वाटर वेपर्स इन द एटमोसफेयर। अब ये देखिए किस किस फॉर्म में मिलता है, ये आप याद रखेंगे। ग्राउंड वाटर में मिलता है, रिवर्स में मिलता है, लेक में मिलता है, और जो वाटर वेपर होती है एटमॉस्फेयर में उस रूप में मिलता है। तो फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। अब पानी जो है ना तो अर्थ में हम और नया ऐड कर सकते हैं और ना ही अर्थ में से उसको घटा सकते हैं। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। जितना भी पानी है उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। तो इट्स एबिडेंस ओनली सीम्स टू vary because it is in constant motion, cycling through the ocean, the air, the land and back again through the process of evaporation, precipitation and runoff। अब देखिए जो पानी है वो कैसे ऐड नहीं होता और सब्सट्रैक्ट नहीं होता। जो पानी है वो कांस्टेंट मोशन में रहता है और साइकिलिंग के थ्रू ओशंस, हवा, ज़मीन पे वापस आ जाता है। तो इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। देखिए इवेपोरेशन होता है यानी पानी गर्मी से भाप बन के ऊपर उठता है। प्रेसिपिटेशन यानी पानी ऊपर बारिश के रूप में ऊपर से नीचे गिरता है। एंड रन ऑफ पानी बहता है। तो दिस इज एज यू ऑलरेडी नो इज रेफर टू वाटर साइकिल। तो ये वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल के 3 पार्ट कौन कौन से हैं? इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। ये भी आप याद रखेंगे। आगे देखिए ह्यूमन यूज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग बट वॉशिंग। हम पीने के लिए भी नहीं, बहुत सारे दूसरे कामों में भी पानी का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे वॉशिंग में भी पानी यूज़ होता है। एंड बट ऑल्सो इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्शन में भी हम पानी यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर। ये देखिए वाटर यूजेस में आप क्या क्या लिखेंगे? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, generating electricity through reservoirs of dam are the other uses। हम डैम बना के रिजर्वायर्स, वाटर रिजर्वायर्स बना के इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं पानी से। तो ये भी पानी का एक यूज़ हुआ। तो ये आगे कह रहा है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, रेजिंग डिमांड for food and cash crop, increasing urbanization, standard of living are the major factor leading the shortage in supply of fresh water। अब देखिए फ्रेश वाटर सप्लाई की शॉर्टेज क्यों हो रही है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है।
खाने की और जो कैश क्रॉप है उसकी डिमांड बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि नगरीकरण बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन, नगर बहुत जल्दी से डेवलप हो रहे हैं। तो बहुत से शहरों के डेवलप होने की वजह से इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है और इन सब की वजह से क्या हो रहा है, अल्टीमेटली फ्रेश वाटर सप्लाई की शॉर्टेज आ रही है। तो वो भी किस वजह से, देखिए, इधर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर पॉल्यूशन। और देखिए ये फ्रेश वाटर सप्लाई क्यों शॉर्ट पड़ता जा रहा है, क्योंकि समहाउ हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो ड्राई हो जाते हैं और ये पोल्यूट हो जाते हैं। तो उस वजह से भी हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। अब आपने देखा कि पानी हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अ प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, देखिए, देर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएस, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज ऑन फ्रेश वाटर सप्लाई। देखिए ये सारे जो जगह का नाम बताया है, यहाँ पे फ्रेश वाटर सप्लाई की बहुत शॉर्टेज है और ये सारे कंट्रीज ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप्ड भी हैं उसके बावजूद भी। तो कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स बट ससेप्टेबल टू ड्रॉट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी। और देखिए पानी की कमी की वजह से बहुत सारे ये अकाल, सूखा, इस टाइप की क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो thus water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water resource। तो देखिए ये आप याद रखेंगे कि जो वाटर सोर्सेज होता है ये सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन जो होती है, बारिश की कमी कभी हो जाए तो उसकी वजह से भी कमी हो जाती है पानी की, और इस वजह से भी हो जाती है कि हमने बहुत ज़्यादा पानी को ओवर एक्सप्लॉइट कर लिया या फिर हमने वाटर रिसोर्सेज को गंदा कर दिया, तो उस वजह से भी हमें पानी की शॉर्टेज की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप ये याद रखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज क्या है, देखिए, एक्सेस टू क्लीन द एडिक्वेट वाटर रिसोर्सेज इज द मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस dwindling रिसोर्सेज। तो हमें इस इम्पॉर्टेंट रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए बहुत सी कोशिशें करनी चाहिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोशिश नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इवन दो वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, पानी जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, वापस से रिन्यू हो जाता है। अभी हमने वाटर साइकिल देखा था, तो इट्स ओवर यूज़ एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़। लेकिन अगर हम इसको ओवर यूज़ करेंगे और इसको पोल्यूट कर देंगे तो ये यूज़ करने के लिए फिट नहीं रहेगा। तो डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटेमिनेट्स। अब मेजर कंटेमिनेट्स आप याद रखेंगे कि क्या क्या हैं, कि डिस्चार्ज कर दिया जाए अगर अनट्रीटेड वाटर सीवेज को और एग्रीकल्चर केमिकल्स को, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंसेस को, तो इन सब चीज़ों से हमारी वाटर बॉडी कंटेमिनेटेड हो जाती है। तो दे पोल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट, मेटल एंड पेस्टिसाइड्स। देखिए इन सब चीज़ों से हमारा पानी पोल्यूट हो जाता है, नाइट्रेट से, पेस्टिसाइड से। तो मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स बिगिन बीइंग नॉट बायोडिग्रेडेबल रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। अब ये सारे केमिकल्स क्या होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, तो ये ह्यूमन बॉडी में भी पानी के थ्रू पहुंच जाते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज इन्फ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज। अब देखिए पानी के पोल्यूशन को कैसे कम किया जाता है, ये जितने भी पॉल्यूटेंट्स के नाम हमने पीछे देखे हैं, अगर इनको हम ट्रीट कर लें, पहले ही पानी में से निकाल दें और फिर वो उस पानी को वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करें, तो हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी आप याद रखेंगे कि वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आप देखिए, फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। जो फॉरेस्ट है या ज़मीन पे उगने वाली वेजिटेशन है, ये भी क्या करती है, स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। ये जो पानी सतह के ऊपर से बह के एकदम से निकल जाता है, उसको स्लो कर देती है, तो पानी ज़्यादा देर तक सतह पे रुका रहेगा, तो उससे क्या होता है, हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है। तो वाटर इज यूज्ड फॉर इरीगेटिंग फील्ड्स। पानी जो है वो सिंचाई में यूज़ होता है, फसलों को पानी देने के लिए। तो द कैनाल शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज।
तो जो हम कैनाल्स वगैरह यूज़ करते हैं उसको भी हम अच्छे से अगर लाइन अप करें तो हम पानी के होने वाले रिसाव को कम कर सकते हैं। स्प्रिंकल्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। जो फंवारा विधि से अगर सिंचाई करी जाए खेतों में तो उससे भी हम पानी की बहुत बचत कर सकते हैं। जो इन ड्राई रीजन्स विथ हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, जहाँ पे रेगिस्तानी इलाके हैं या फिर बहुत ही सूखे इलाके हैं, वहाँ पे जो इवेपोरेशन की रेट बहुत हाई होती है, तो वहाँ पे हम ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन से सिंचाई करें तो ये बहुत ही यूज़फुल होगा टू इट्स द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड। हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको वाटर कंजर्व करने के तरीके बताए गए हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए इसको हम यहाँ से पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। ये सब लिथोस्फेयर, देखिए लिथोस्फेयर यानी ज़मीन, यानी जो भूमि होती है, हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो यानी पानी, और एटमॉस्फेयर यानी हमारा वातावरण, तो दैट वी कॉल बायोस्फेयर। इन तीनों को मिला के हमारा क्या बनता है, बायोस्फेयर बनता है। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर को मिला के, ये आप याद रखेंगे। इन द बायोस्फेयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। और ये जितने भी बायोस्फेयर हैं, बायोस्फेयर में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ये सब एक दूसरे की ज़िंदगी के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नाउन एज इकोसिस्टम। तो आप ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखेंगे, वन इज़ बायोस्फेयर और सेकंड इज़ इकोसिस्टम। तो वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। वेजिटेबल और वाइल्ड लाइफ, जैसे कि जो वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे प्लांट्स, ये सब, और वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जानवर, जीव जंतु, ये सब बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। प्लांट्स हमें क्या देते हैं, देखो ये आप याद रखोगे, टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रेथ, प्रोटेक्ट सॉइल टू सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, act as shelter belts, help in shortage of underground water, giving us fruits, nuts, latex, turpentine oil, gum, medicinal plants, and also the paper that is so essential for your studies. इतनी चीज़ें हमें, इतनी सारी चीज़ें हमें प्लांट्स से मिलती हैं। तो there are innumerable uses of plants and you can add some more। और बहुत सारे और भी uses हैं जो यहाँ लिखे नहीं गए, लेकिन हमें वो पता है कि plants इतने यूज़फुल होते हैं। तो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड्स, insects as well as the aquatic life forms. They provide us milk, meat, hides and wool. वाइल्ड लाइफ से भी देखिए हमें कितना कुछ मिलता है, यहाँ लिखा है मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल, ये सब हमें वाइल्ड लाइफ से यानी जीव जंतुओं से मिलता है। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी। जो आपने मधुमक्खी देखी होगी, ये हमारे लिए हनी बनाती है। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, ये फ्लावर्स के पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डीकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम में भी एज ए डीकम्पोजर बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो द बर्ड feeds on insects and act as decomposers as well. Vulture, due to its ability to feed on dead livestock. जो वल्चर आपने सुना होगा कि गिद्ध, ये देखिए फोटो में आपको वल्चर एक दिख रहा होगा, गिद्ध जो होता है वो डेड लाइवस्टॉक खा सकता है, तो उसको एज ए स्केवेंजर कहा जाता है। स्केवेंजर मतलब वो एक तरीके से प्रकृति में साफ सुथरा सफाई रखने वाला जीव जंतु माना जाता है। तो कंसिडर ए वाइटल क्लींजर ऑफ इन्वायरमेंट, देखिए इन्वायरमेंट के लिए एक वाइटल क्लींजर माना जाता है, सफाई रखता है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन इकोसिस्टम। तो अगर एनिमल बड़े हों छोटे हों, वो सब इकोसिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं और देखिए मेंटेन रखते हैं बैलेंस इकोसिस्टम में। तो आप इकोसिस्टम, बायोस्फेयर, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको थ्रू आउट लाइफ में काम आएंगे, आप इनको याद रखेंगे।